हेलो स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं वो ड्रॉबेरिनर्स ट्रायड रूल हम पढ़ चुके हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल हम पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल थी वो भी हम पढ़ चुके हैं। उसमें क्या लिमिटेशन थी जिसकी वजह से यहाँ पर अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ आए हैं। तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं कि ड्रॉबैक तो वापस हम रिकॉल कर लेते हैं भाई क्या क्या थे। तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो मेजर वहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई आइसोटॉप्स को कोई पोजीशन है वो नहीं दी गई थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ ऐसे वहाँ पर पेयर्स थे जिनके अंदर वहाँ पर जो जिसका एटॉमिक मास अगर ज़्यादा है तो उसे पहले रख लिया और जिसका एटॉमिक मास कम है तो उसको बाद में रखा गया। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकल मैंने आपको बताया था, टिलीरियम और आयोडीन मैंने आप लोगों को बताया था। तो वहाँ पर इनका रीज़न है वो मेंडलीव है वो नहीं दे पा रहा था कि भाई ऐसा उसने क्यों किया। साथ ही साथ ये दो प्रॉब्लम के अलावा और भी उसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो प्रिडिक्शन ऑफ जो नए जो एलिमेंट्स थे उनके लिए, क्योंकि उनके एटॉमिक मास में ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा था, बहुत पॉइंट्स के अंदर वहाँ पर डिफरेंस है वो आ रहा था। अब उनको कैसे प्लेस है वो किया जाए, तो ये भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी और कोई मतलब सर्टेनिटी नहीं थी उनके अंदर कि भाई कहाँ इसका प्लेसमेंट आएगा, कहाँ किस तरीके से इसको रखा जाएगा। जब हैवियर एलिमेंट्स की जब बात की गई, जो बहुत जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो जब इनकी डिस्कवरी हुई तो इनके प्लेसमेंट से रिलेटेड है वो जो बहुत दिक्कतें हैं वो आ रही थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी और वो हाइड्रोजन का तो प्लेसमेंट का तो है ही है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से वहाँ पर जो और इस पर्टिकुलर जो मेंडलीव वाली जो टेबल है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में उन्हीं का जो स्टूडेंट था वो था हेनरी मोजले, जो मतलब इंग्लिश फिजिसिस्ट थे और उन्होंने यहाँ पर जो मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का वो है दिया था। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि भाई जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो दी किसने थी, तो वो दी यहाँ पर हेनरी मोजले ने। इंग्लिश फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये टेबल है वो दिया था। तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा, हेनरी मोजले ने यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। साथ ही साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो हेनरी मोजले थे वो मेंडलीव के ही स्टूडेंट थे। तो अब आप देख लो कि उन्हीं के स्टूडेंट थे, उन्होंने उनकी जो पर्टिकुलर टेबल में जो बहुत ड्रॉबैक्स आ रहे थे उनको उन्होंने ही है वो सही किया। तो मतलब है वो उनका जो स्टूडेंट है वो इतना और आगे निकल गया कि अपने जो टीचर हैं उनको पीछे छोड़ दिया उन्होंने, देख लो। तो अब आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसा ही करना है, बहुत आगे जाना है। तो ऐसा नहीं कि भाई ऐसे आगे निकल गए, पर पढ़ाई लिखाई में या किसी और अच्छी मतलब पोस्ट पर आपको पहुँचना है। तो यहाँ पर ये हमने डिस्कस कर लिया, इंटरेस्टिंग जो फैक्ट था वो हमने जान लिया। अब इन्होंने किया क्या था यहाँ पर, जो हेनरी मोजले ने शुरुआत कैसे की थी यहाँ पर एटॉमिक नंबर को लेकर आने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पर यहाँ पर एक्सरे स्पेक्ट्रा है वो लिए थे। एक्सरे स्पेक्ट्रा वो भी किसके, एलिमेंट्स के। और फिर उन्होंने पाया कि अगर यहाँ पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, तो उन्होंने पाया कि उनको एक स्ट्रेट लाइन है वो मिल रही थी। तो वहाँ पर यही चीज़ अगर उन्होंने वहाँ पर एटॉमिक मास को लेके देखा तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही थी। एटॉमिक मास के साथ में भी उन्होंने करके देखा था, तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलकर इस तरीके से उनको लाइन है वो मिल रही थी, स्ट्रेट लाइन है वो नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। तो उन्होंने थर्ड पॉइंट अपना दिया, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। तो इन्होंने पूरा उसका जो लॉ था मेंडलीव का वो रिप्लेस कर दिया। वहाँ पर मास की जगह वो किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, उन्होंने एटॉमिक नंबर को है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। और एटॉमिक नंबर को जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही रिजॉल्व है वो होती चली गई। वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से। तो अभी तो हमने 3 पॉइंट पढ़े। सबसे पहले दिया किसने था, फिर उन्होंने क्या किया था, एक्सरे स्पेक्ट्रा लिया था, किसका, एलिमेंट्स का लिया था। अब ये एक्सरे स्पेक्ट्रा जो लिया गया था उसमें ज़्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है। पूरा जो डिफ्रैक्शन
ऑफ क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी होती है उसके थ्रू उन्होंने वहाँ पर एक्सरे जो स्पेक्ट्रा है वो लिया था। तो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि भाई यहाँ पर ग्राफ लिया, स्ट्रेट लाइन मिली, इसका मतलब यहाँ पर एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी उनको लगी एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। तो इस वजह से जो मेंडलीव का जो लॉ था उसको वहीं पर ही टेबल थी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे थे उसको वहीं पर ही रिजेक्ट कर दिया गया। फिर जो नई फॉर्म आई वो लेकर आए यहाँ पर हेनरी मोजले, जो 20th सेंचुरी में लेकर आए थे, इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। अब हम और आगे देखते हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि भाई एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा यहाँ पर क्या है फंडामेंटल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी हमें मतलब उन्होंने कहा कि भाई एटॉमिक नंबर किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिनोट करता है। और एक न्यूट्रल एटम के अंदर, फोर्थ पॉइंट हम ये लेंगे यहाँ पर, इन ए न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम में क्या होगा, एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से डिनोट कर रहे हैं किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन की, और नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर न्यूट्रल एटम में किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे। अब यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आया, फिफ्थ पॉइंट, अगर जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है वो हो रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने एक चीज और की, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन different energy level is called, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कहते हैं, is called इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, which is used for classification of elements। जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से कि उन्होंने देखा कि भाई एटॉमिक नंबर है किसके इक्वल जा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा, न्यूट्रल एटम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी जितने भी होंगे उनका अगर हम अरेंजमेंट करें उनके डिफरेंट एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसी प्रॉपर्टी को उन्होंने यूज़ किया था आगे वहाँ पर क्लासीफाई करने के लिए। आप देखते हो जैसे थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको होगा, और जो बच्चे लैब में आते रहते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि जो मैंने जैसे हमारे लैब के अंदर जो पूरी पीरियोडिक टेबल लगी हुई है तो वहाँ पर एस अलग आपको दिखाई दे रहा है, पी ब्लॉक अलग दिखाई दे रहा है, डी ब्लॉक अलग दिखाई दे रहा है। तो एस पी डी यहाँ पर किस तरीके से वहाँ पर रखे गए हैं, एफ है वो अलग नीचे रखा गया है। तो यहाँ पर अलग अलग जो हमको अलग अलग अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है वो क्या हमको शो करता है, तो वो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही शो करता है। अगर किसी एलिमेंट को हमने एस में रखा है, किसी को हमने पी में रखा है, किसी को हमने डी में रखा है, किसी को हमने एफ में रखा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है, या तो एस में जा रहा है या पी में अगर जा रहा होगा तो उसको पी में रखा गया है। जैसे कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, जैसे मेरे को एफपी पे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया कि भाई लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स को अलग से नीचे क्यों प्लेस किया गया है। तो इसके पीछे भी रीज़न वही है कि भाई जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, वहाँ पर एफ, वहाँ पर सब शेल में अगर जा रहा होगा तो उसके लिए उन्होंने अलग से पूरी पीरियोडिक टेबल जो लॉन्ग फॉर्म है उसको डिस्टर्ब किए बिना उनको अलग से नीचे है वो प्लेसमेंट है वो दे दी गई है। अब यहाँ पर नीचे अलग से क्यों रखा गया, वहीं पर क्यों नहीं रख दिया गया, क्योंकि बीच के अंदर तो वहाँ पर डी ब्लॉक आ रहा है, तो डी के अंदर तो वहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही जाएगा। अब 58 से उठाकर 71 और 90 से उठाकर 103 जो एलिमेंट तक हैं जो एटॉमिक नंबर वाले हैं उनको अलग से रख दिया, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को नीचे रख दिया गया अलग से, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा था, एफ है सब शेल के अंदर जा रहा था। अब वहाँ पर वहीं पर अगर हम उनको बीच में ही रख देते, डी के बीच में अगर एफ आ जाता तो वहाँ पर जो टेबल के अंदर जो पेरियोडिसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती। वहाँ पर अभी उसको टेबल को लर्न करना इतना ईजी है, और वही अगर हम वहीं पर उसको मर्ज कर देते तो डी और एफ वहाँ पर मर्ज हो जाता, साथ ही साथ उसका जो साइज़ है वो भी बहुत बड़ा हो जाता, A4 साइज़ में वो आता नहीं।
और भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। और एक छोटी सी चीज़ और मैं बता देती हूँ कि जो F वाले जो वहाँ पर जितने भी जो एलिमेंट्स हैं 90 के बाद जनरली जो देखने को मिलते हैं, जनरली दे आर रेडियो एक्टिव। इतनी जल्दी उनकी डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। जब उन्होंने इनिशियली जब क्लासीफाई किया था हेनरी मोजले ने, तो 94 एलिमेंट्स को किया था। और 90 के बाद में जो जिनको हम ट्रांस यूरेनियम जो एलिमेंट्स भी कहते हैं, तो सारे रेडियो एक्टिव हैं। इतनी मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना ही इतना टफ है। तो बस इतना ही पता चल पा रहा है उनके बारे में कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, कॉन्फिगरेशन क्या है, थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो समझ ली या पढ़ ली। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत मतलब उनकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो उनको बस अलग से पूरी पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए बिना उनको अलग से प्लेसमेंट दे दी। प्लेसमेंट देने के पीछे बेसिक रूल यही है कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर सबशेल में जाएगा उसको वहां जगह दे दी गई। अगर कोई एलिमेंट है जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है तो उसको S वाले ब्लॉक में दे दिया। अगर कोई लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो P में जा रहा है तो उसको P ब्लॉक में रख दिया। इसी तरीके से लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर D में जा रहा है, D सबशेल में, उसको D में रख दिया। इसी तरीके से जिनमें F में जा रहा था तो उनको F में रख दिया। और रीजन बस यही है कि भाई उनको अलग से प्लेसमेंट देने का कि भाई पूरी पीरियोडिक टेबल है जो अभी याद करने में बहुत आसान है, उसको हम इजीली मतलब लर्न कर सकते हैं। और मतलब उसमें कॉज हम बता सकते हैं, पेरियोडिसिटी का क्या कॉज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। और वही डी के बीच में अगर हम F घुसा देते, आज अब ध्यान से देखना पीरियोडिक टेबल को, वहां पर आपको देखने को मिलेगा 57 के बाद में 58 नहीं आ रहा, 58 से 71 नीचे रखे गए। इसी तरीके से वहां पर 89 के बाद में 90 नहीं मिलेगा, वहां पर आपको 104 मिलेगा। तो 90 से लेकर 103 अलग से रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे एलिमेंट है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जा रहा है, तो उनको अलग से रख दिया नीचे। अब उसी टेबल में रखते तो D और F मिक्स हो जाते, तो इस वजह से उनको नीचे अलग से प्लेसमेंट है वो दिया गया है। तो आई थिंक आप लोगों का डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस यहाँ पर बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी को इन्होंने यूज़ किया था एटॉमिक नंबर के साथ में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करना बहुत ही ज़्यादा आसान है वो हो गया था। तो ये कुछ उसके बेसिक रूल्स थे। अब उसका लॉ है, हम देख लेते हैं कि जो इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक जो लॉ दिया था वो क्या कहता है यहाँ पर। तो सिर्फ अगर जिन्हें मेंडलीव का लॉ याद है तो वो बहुत ईजिली क्या यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो भी लिख सकते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग द physical and chemical properties of elements are periodic function of atomic number। हमने क्या करना है, सिर्फ एटॉमिक मास को रिप्लेस करना है बाय एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ये हमने करना है, बस इतना सा चेंज करना है यहाँ पर और बन जाएगा यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो इतना हमने कर दिया। इसी के बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं, कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी भी बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर सेम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स की रिपीटिशन क्यों हो रही है ये भी आप बता सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप बता सकते हो कॉज, जो कि मेंडलीव नहीं बता पाए थे, कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी, कि भाई वहां पर सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का रिपीटिशन क्यों हो रहा है। जो लाइन मैंने लिखी है इसका मतलब है, पेरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, पेरियोडिक फंक्शन का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का रिपीटिशन होना। अभी रिपीटिशन होता क्यों है, जब पूछा गया था मेंडलीव से तो उनके पास में कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था। जबकि जब हेनरी मोजले से पूछा गया तो इन्होंने बिल्कुल आसान तरीकों में इसको बता दिया कि भाई प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं।
तो वहां पर अगर किसी के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम होगा तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होगी। इसका एग्जांपल भी हम लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम, और इसको और ज्यादा अप्रोप्रिएट अगर हम लिखें तो सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इतना लंबा नहीं लिखना है तो हम लिख सकते हैं सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होगी। अब जैसे कि मैंने कहा था इसका एग्जांपल भी हम लेंगे, तो एग्जांपल हम ले लेते हैं। और एग्जांपल हम ऐसा छोटा मतलब लेंगे जो अभी आपको जूनियर लेवल पे मतलब 10th क्लास के अंदर समझ में आ जाए। और वैसे 11th क्लास के बच्चे भी इसको देख रहे होंगे तो वो भी इसको समझ सकते हैं। अब जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो ग्रुप्स तो मैंने आपको बताए थे मोजले वाली मेंडली वाली टेबल के अंदर, तो यहाँ पर भी ग्रुप्स के अंदर डिवीजन होगा। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जिनसे आप फेमिलियर हो वही एग्जांपल हम ले रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और आगे मैं अभी ले नहीं रही हूँ, आप इतना शायद आपको याद नहीं होगा, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो इतने ही अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं। एटॉमिक नंबर 1, 3, यहाँ पर 11 और इधर 19, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है या नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैंने सिखाया था, उसके लिए आप लोगों को वैसे अब तो आता ही होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, केमिकल फार्मूला राइटिंग, जो वीडियो मैंने बना रखा है, अपलोड कर रखा है, उसमें बहुत इजी तरीके से मैंने सिखा रखा है कि भाई हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे सीख सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं 10th लेवल पे, 9th लेवल पे, और बाकी 11th का तो पूरा है ही है SPD, वो उनको तो बहुत अच्छे से आता होगा। तो अगर लोअर क्लासेस के बेसिस पे अगर हम देखें यहाँ पर, तो हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पर आया एक इलेक्ट्रॉन, फिर 3 फिल करने हैं तो K में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2, और आगे चला जाएगा एक 1, तो 2 + 1 3 हो गया। अब यहाँ पर अगर बात करें तो 2, 8, 1 आ जाएगा। वो पोटेशियम के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 8, 8, 1, यहाँ पर इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब अगर आउटर मोस्ट यहाँ पर शेल की बात करो तो यहाँ पर सब में आउटर मोस्ट आपको कितना दिख रहा है, 1, 1, 1। हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि भाई मैंने यहाँ पर जो 9 था उसको एक साथ नहीं लिखकर 8 और 1 लिखा है, तो उसके लिए आपको बेटा जो भी है वेट करना पड़ेगा। 11th में ये चीज़ें बहुत इजी तरीके से क्लियर है वो हो जाएंगी कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर 8 पहले लिखा गया फिर 1 बाद में अलग से क्यों लिखा गया, तो इसके लिए थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ेगा 11th में। और चाहे तो अभी भी जाकर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देख सकते हो, जिसमें सबशेल्स के अंदर डिवीज़न है वो बता रखा है, तो वहाँ पर जाकर एक चीज़ें हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल के अंदर सबके अंदर क्या दिख रहा है, वहाँ पर 1, 1, 1 है वो दिखाई दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब है सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के अंदर सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना आ रहा है, 1। तो इसका मतलब ये सारे के सारे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। सारे के सारे वहां पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी है तो मेटल्स होंगे। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, दूसरों को रिड्यूस करेंगे, खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो मेरे को सबकी प्रॉपर्टीज पता चल गई। अगर वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सबका एक आ रहा है तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो। अगर आपको एक ही प्रॉपर्टी पता है तो वहां पर हम सबकी प्रॉपर्टीज है वो बता सकते हैं। तो कितना इजी हो गया यहाँ पर कि भाई हम यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स की स्टडी है वो कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मुझे अगर पता है कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1, ये भी जो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट। साथ ही साथ यहाँ पर और आप क्या बता सकते हो कि यहाँ पर जो सोडियम है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 ही आ रहा है तो बॉन्डिंग है वो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग है वो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर मेटेलिक बॉन्डिंग अगर इतनी स्ट्रांग नहीं है तो ये थोड़े एज कंपेयर टू अदर जो सॉलिड है वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, इतने हार्ड है वो नहीं होंगे, थोड़े बहुत
सॉफ्ट होंगे। और हमने पढ़ा भी था कि भाई जो सोडियम है वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से वो कट कर सकते हैं। तो देखा आपने वहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर डिस्कस है वो कर ली। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे जब इनको मतलब एटॉमिक नंबर और साथ ही साथ कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इनको ध्यान में रखा गया तो क्लासिफिकेशन बहुत ईजी हो गया, स्टडी है वो बहुत आसान हो गई। तो ये था मॉडर्न पेरियोडिक जो टेबल के अंदर जो उन्होंने इनिशियल लेवल पर जो सारी चीज़ें बताई थी, जिसके बेसिस से हमें यहाँ पर स्टडी करना क्या हो गया, आसान हो गया। अब अगर इसके हम यहाँ पर एडवांटेज अगर लें तो एडवांटेज अगर या हम देखें यहाँ पर कि भाई इसके मेरिट्स क्या क्या थे जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल थी, बाकी इसके जो एसेंशियल फीचर्स वगैरह हैं वो तो हम धीरे धीरे लेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत लंबा टेबल है, ग्रुप्स कितने हैं, यहाँ पर पीरियड्स कितने हैं, उनको बहुत डिटेल में हम पूरा स्टडी करेंगे। अभी तो हम देख लेते हैं कि मेरिट्स क्या क्या थे। तो सबसे पहला तो क्या हो गया यहाँ पर सिस्टमैटिक, यहाँ पर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ये हो गया पॉइंट। फिर इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, साथ ही साथ यहाँ पर हम जैसे पूरा यहाँ पर सिस्टमेटिक स्टडी हो गया, बहुत इजी तरीके से हम इसको लर्न भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर। एक चीज़ और है कि भाई एटॉमिक नंबर कभी भी मतलब पॉइंट्स में नहीं आएगा, हमेशा होल नंबर में आएगा। तो होल नंबर में आने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया कि जो वहाँ पर दिक्कत आ रही थी भाई पॉइंट्स में अगर किसी का एटॉमिक मास आ रहा है आगे पीछे जो रखना था, तो एटॉमिक नंबर का आते ही यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो जिन पर्टिकुलर जो पेयर्स के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कोबाल्ट और निकल की अगर हम बात करें तो वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई वहाँ पर, क्योंकि कोबाल्ट और अगर निकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर होता है 27 और इसका कितना होता है 28। तो पहले किसको आना चाहिए, 27 को आना चाहिए और बाद में किसको आना चाहिए, निकल को आना चाहिए। तो यहाँ पर जिन पेयर्स की प्रॉब्लम आ रही थी उनको उनकी प्लेसमेंट में, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसी तरीके से टिलीरियम और आयोडीन, तो टिलीरियम है वो 16 ग्रुप में रखा गया है और इसका एटॉमिक नंबर है वो इससे क्या होगा, कम होगा, इस वजह से इसको पहले रखा गया है और आयोडीन को बाद में रखा गया। तो ये हम बात कर रहे थे यहाँ पर एनामोलस पोजीशंस और ऑफ सम पेयर्स। तो उसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि कोबाल्ट और निकल और टेलिरियम और आयोडीन, तो इनकी प्रॉब्लम्स हैं पोजीशन को लेकर जो थी, तो वो इस पर्टिकुलर मॉडर्न टेबल के अंदर वो एकदम कम्प्लीटली है वो उसको उस प्रॉब्लम को बिल्कुल रिजॉल्व है वो कर दिया गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एनामोलस पोजीशन ऑफ सम पेयर्स। अब सम पेयर्स कौन से होंगे वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑफ एलिमेंट्स हैव बीन जस्टिफाइड, मतलब उनकी जो पोजीशन थी उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको मिल रही थी वहाँ पर, तो उनकी जो मतलब एटॉमिक मास के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पर क्या हो गई, सॉल्व है वो हो गई। अब और क्या बेनिफिट है यहाँ पर, तो प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज बिकम मोर ईजियर। प्रिडिक्शन ऑफ यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में बताना ज़्यादा ईजियर इसलिए हो गया क्योंकि हमने उनको अरेंज किया था उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। अगर जैसे वहाँ पर ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो सबके अंदर वहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा था, तो सारे के सारे मोनोवैलेंट होंगे, सबकी वैलेंसी है वो 1 होगी। ग्रुप 2 है तो उनकी वहाँ पर वैलेंसी कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इस तरीके से सबकी जो प्रॉपर्टीज है वो उनकी स्टडी करना, प्रिडिक्शन करना बहुत आसान हो गया था क्योंकि वो किससे रिलेटेड थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड थे। फिर यहाँ पर नो नीड टू प्लेस आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स को प्लेस करने की दिक्कत ही खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई वहाँ पर, क्योंकि आइसोटॉप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम है उनको अलग से प्लेस देने की जरूरत ही नहीं है वहाँ पर। तो इस वजह से नो नीड टू प्लेस आइसोटॉप्स, ये वाली प्रॉब्लम भी यहाँ पर खत्म हो गई। फिर लास्ट में ये आता है कि देयर इज ऑल्सो रिमूवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन द प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स।
जो भी नए एलिमेंट्स थे उनकी प्रिडिक्शन में भी या उनको प्लेस देने उनकी पोजीशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी वहां पर रिजॉल्व हो गई, क्योंकि मेंडलीव के टाइम पे क्या था, उन्होंने एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना था। अब वहां पर जो हैवियर एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मास में तो बहुत पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस आ रहा था। अब उनको कैसे प्लेस दिया जाए, और मतलब बहुत अनसर्टेनिटी थी कि भाई उनको कहाँ प्लेसमेंट है वो दी जाए। अब बारी आई एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर तो मैंने जैसे कहा कि होल नंबर होता है, तो वो किसी का दूसरे से मैच भी नहीं करेगा, सबका एटॉमिक नंबर है वो अपना अलग अलग होगा। तो हम बता सकते हैं भाई जैसे 1 के बाद तो 2 ही आना है, 2 के बाद में 3 ही आना है। तो इस तरीके से वहां पर पोजीशन क्या हो गई, अपने आप ही वो क्या हो गया, फिक्स हो गया कि भाई अब यहाँ पर अगर जैसे 94 तक एलिमेंट्स हैं वो वहां पर हो चुके थे डिस्कवर, तो उसके बाद में 95 ही आना है, 95 के बाद में 96 ही आना है। तो इस तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहां पर जो अनसर्टेनिटी थी वो भी क्या हो गई, वहां पर रिजॉल्व है वो हो गई। पर अगर हम बात करें डीमेरिट्स की या फिर यहाँ पर क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्योंकि सब में कोई ना कोई कमी तो निकाल ही ली जाती है, तो यहाँ पर भी क्या था कि कुछ ना कुछ कमी है वो निकाल ली। और जो सबसे मेजर जो डिसएडवांटेज जो हम मान सकते हैं वो है यहाँ पर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पर भी रहेगा। तो एक जो मेजर जो आपको ध्यान रखना है वो है डीमेरिट्स के अंदर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आता भी है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर भी फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है, क्योंकि दिक्कत यह है कि भाई हाइड्रोजन है नॉन मेटल, उसको रखा गया है मेटल्स के साथ में ग्रुप फर्स्ट के अंदर, और इसकी प्रॉपर्टीज जो मैच करती है वो नॉन मेटल्स से करती है, हैलोजेंस के साथ में भी मैच करती हैं। और ये मोनोवेलेंट है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल्स के साथ में, अल्कली मेटल्स के साथ में भी रिजेंबल करती है, ग्रुप फर्स्ट के मेटल्स के साथ में। तो इस वजह से इसकी पोजिशन अभी तक है वो फिक्स है, वो नहीं है। फिर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ये भी कहा कि भाई जो हीलियम है, हीलियम के अंदर उन्होंने कहा कि भाई हीलियम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है यहाँ पर 2, तो उसको ग्रुप 2 में क्यों नहीं रखा गया, इट इज नॉट प्लेस्ड इन ग्रुप 2, जबकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है वहां पर 2 है, फिर भी इसको 0 ग्रुप में है वो रखा गया है। इस मतलब वैसे लॉजिकली अगर हम देखें तो ये हीलियम क्या है, नोबल गैस है, और नोबल गैसेस हैं वो 0 ग्रुप के अंदर या मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में है वो रखी गई हैं, तो इस वजह से उसको वहां पर प्लेस दिया गया है। पर फिर भी साइंटिस्ट लोगों को तो ऑब्जेक्शन उठाने हैं, तो वो उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो भाई आपने इसको ग्रुप 2 में क्यों नहीं रखकर और वहां पर नोबल गैसेस के साथ में 18 ग्रुप में क्यों रखा है। तो एक यहाँ पर ये हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पर कमियां हैं वो निकाल ही ली कुल मिला के मेंडलीव की मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अंदर भी। तो ये 1-2 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको है वो थोड़ा ज़्यादा है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर हमारे कुछ जो हम कह सकते हैं कि भाई हमने पूरा यहाँ पर पढ़ा मॉडर्न जो पेरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है, उसके क्या क्या जो फीचर्स थे थोड़े बहुत वो हमने किस तरीके से यहाँ पर हम पहुँचे फंडामेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर, फिर हमने एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या है इसके, वो हमने यहाँ पर देखे।